अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज फोर्थ चैप्टर का हम टॉपिक पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दोनों आप इन्हें बोल सकते हैं। क्यों? फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिस मेथड से आज हम इसको रेजोल्यूट करेंगे, रेजोल्यूशन करेंगे फोर्स की, उसी मेथड से आप वेक्टर्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन का मतलब है टुकड़े करना या तहलील करना। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया, रेजोल्यूशन यानी तहलील करना, टुकड़े करना, तहलील का सादा मतलब। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी फोर्स को आप टुकड़ों में भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके पार्ट्स भी बना सकते हैं। अब उन टुकड़ों को क्या बोला जाता है? उन जो उसके पार्ट्स जो बनते हैं उसको बोलते हैं कंपोनेंट। और सिर्फ फोर्स के लिए ख़ास नहीं है, मैंने कहा तमाम वेक्टर्स के लिए ये टॉपिक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो जो इसके रेजोल्यूशन के बाद जो इसके पार्ट्स बनते हैं उनको पार्ट्स का नाम नहीं दिया जाता, उसको बल्कि क्या कहा जाता है? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहलाएंगे। और अगर कोई और वेक्टर हो तो रेजोल्यूशन के बाद जो उसके कंपोनेंट्स बनते हैं वो उसके वेक्टर के कंपोनेंट कहलाएंगे। बाद में बता देता हूँ कंपोनेंट का मतलब क्या है, लेकिन प्रोसेस पहले समझ लें कि किसी भी फोर्स को डिवाइड करना, टुकड़ों में बांटना आपके पास क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन देखें। सबसे पहले डेफिनेशन है जी आपके पास, स्प्लिटिंग up a force into two mutually perpendicular component, ठीक है। splitting up a force into two mutually perpendicular components is called रेजोल्यूशन ऑफ किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना, डिवाइड करना आपके पास क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है जी। अब कंपोनेंट क्या चीज़ है? पहले आप सीख लें कि हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किस तरह कर सकते हैं, फिर उस डायग्राम से आपको मैं बता दूंगा कि आपके पास कंपोनेंट क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये आपके पास है एक्स वाई सिस्टम और ये एक वेक्टर है एफ, कि हम फोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक वेक्टर फोर्स। अब इसके कंपोनेंट्स आपने ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके फाइनल पॉइंट से एक प्रोजेक्शन नीचे गिराएंगे एक्स एक्सिस पे। ये आपको पता होगा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, वहाँ तक एक्स एक्सिस के अलोंग एक और वेक्टर कंसीडर करेंगे जिसका नाम क्या हम रखेंगे? एफ एक्स। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये एफ का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। दोबारा सुन लें कि हम क्या करते होते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे एरो हेड है, वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे, तो जो ये उसका प्रोजेक्शन बनेगा ये उसका एफ का क्या कहलाएगा? एक्स कंपोनेंट। तो सेम इसी तरह एक वेक्टर आप यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, तो ये जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगा तो एफ का वाई पे जो प्रोजेक्शन होगा, क्या बोल रहा हूँ? प्रोजेक्शन, वो क्या कहलाएगा? उसका वाई कंपोनेंट। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? एफ वाई। तो किसी भी वेक्टर के अगर आपने कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हो एक्स वाई सिस्टम के अंदर तो क्या करते हैं? ये वेक्टर है, उतना ही प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लो और लेने का तरीका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये उसका क्या कहलाएगा? एक्स कंपोनेंट।
उतना ही कंपोनेंट उस वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लें तो वो उसका क्या कहलाएगा, वाई कंपोनेंट। तो अब समझें जरा कंपोनेंट क्या चीज़ है। कंपोनेंट जो है पूरी हेडिंग आपको पता ही होगा, कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स is its effective value in the given direction. ठीक है, क्या डेफिनेशन है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू, ये उसकी इफेक्टिव वैल्यू है। कहाँ पे, इन द गिवन डायरेक्शन। अगर आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले रहे हो तो इसी एफ के सेम इफेक्ट, इफेक्टिव वैल्यू का मतलब सेम इफेक्ट आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो उसको किससे शो करेंगे, एफ एक्स से, इसी फोर्स के। ठीक है, अब ये फोर्स कहीं एक्स और वाई के दरमियान में, लेकिन इसी फोर्स का अगर आप कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो जो इस फोर्स के इफेक्ट थे, जो इसका असरात थे, इफेक्ट थे, वो सारे के सारे हम इस वाई कंपोनेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू नहीं लिखा गया, इन द गिवन डायरेक्शन। वही इफेक्ट होंगे जो असल वेक्टर के इफेक्ट हैं, वही इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है तो एफ वाले सारे इफेक्ट एफ एक्स में, अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लिए हैं तो एफ के सारे इफेक्ट वाई की डायरेक्शन। तो ये है किसी भी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। ठीक है, अब अगर वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हों, ये देखिए ये एफ एक्स है और ये एफ वाई, आपस में कितने का एंगल बना रहे हैं, दूर से जरा समझ लेंगे, यूँ डायग्राम है, एफ एक्स हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, एफ वाई वर्टिकल, इन दोनों में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। उसको क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर का। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों उन्हें हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ, दोज कंपोनेंट्स which are परपेंडिकुलर, ये साइन मैंने डाल दिया, ठीक है, उल्टा टी नहीं समझना, ये परपेंडिकुलर के साइन है। दोज कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नाम है, आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी तक आपको मैंने क्या बताया कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, कि एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना, स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फिर मैंने बताया कंपोनेंट होते क्या हैं, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके बताया कि एफ का प्रोजेक्शन ले लें, एक्स एक्सिस पे एफ एक्स नाम रखेंगे, एफ का प्रोजेक्शन ले लें वाई एक्सिस पे, उसका नाम क्या होगा, एफ वाई। ठीक है, और कंपोनेंट की डेफिनेशन की, कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू, यानी वही वैल्यू है, वही इफेक्ट्स होंगे, वही उसके असरात होंगे जो एफ की हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में होंगे तो एफ एक्स, वाई की डायरेक्शन में होंगे तो एफ वाई। अब अगर आपके कंपोनेंट्स इस तरह परपेंडिकुलर हुए तो उनका नाम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यहाँ रेक्टेंगुलर। ओके जी, नेक्स्ट इस टॉपिक को पूरा करते हैं जी, कि आपके पास इस डायग्राम में देखें तो एक चीज़ यहाँ पर ही समझें कि वेक्टर्स के अंदर या उनके कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास ये वेक्टर है तो इसको मैं बगैर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इस तरह घूमना क्लॉकवाइज है ना, और इस तरह एंटी क्लॉक, बगैर रोटेट किए इसको मैं उठाकर कहीं भी ले जा सकता हूँ, राइट साइड पे कहीं ले लूँ, लेफ्ट पे कहीं ले लूँ, उठाकर ऊपर कहीं ले लूँ, उठा के ऐसे ही। एक वेक्टर ऐसे आपके पास, इसको भी बगैर रोटेट किए
ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, राइट साइड से ले जाएं, ऐसे ही सीधा या लेफ्ट से। तो ये वेक्टर्स के अंदर प्रॉपर्टी है कि आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो हम क्या करते हैं, ये एफ वाई जो साइड पर पड़ा हुआ है ना, इसको हम उठा कर यहाँ पर ले आते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर शो कर देता हूँ। अब ये डॉटेड लाइन की बजाय ये कंप्लीट वेक्टर क्या बन गया, एफ वाई। बात समझ में आई कि वेक्टर को या उसके कंपोनेंट को आप शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट का मतलब है कि इसको उठाकर इधर से इधर कर दिए, ये मार्कर इधर साइड में है, मैं इधर ले जाता हूँ, यहाँ हाथ से पकड़ के इस तरह ये शिफ्ट हो गई। तो इसको भी बगैर रोटेट किए मैंने उठाकर यहाँ से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो बुक में इनको नाम दिया गया होगा, ये O है, ये A है और ये आपके पास B। तो इस ट्राइंगल को मैं अलग से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और हम अपनी डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। ये O, ये आपके पास A, ये B। अब वेक्टर का नाम क्या है, ये Fx है। इस वेक्टर का नाम Fy और इसका नाम F, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल के, बल्कि राइट ट्राइंगल नहीं, इधर देखें ज़रा, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में सीखा हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये देखें वेक्टर ऐड नहीं हो रहे, या आपके पास फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करें OB, ठीक है, इसके हेड के साथ आप सेकंड वेक्टर AB ऐड करें, तो हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं होगा। ये देखें, नजर आ रहा है जी। ये फर्स्ट वेक्टर OB कंसीडर करें, ये इसका हेड, इसके साथ सेकंड वेक्टर AB वेक्टर की टेल ऐड करें, तो आपके पास तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल जाता है, OA हासिल हो जाए। तो मैं लिख सकता हूँ हेड टू टेल रूल के मुताबिक, हेड टू टेल रूल उसके मुताबिक हमने ऐड किसको किया, OB वेक्टर के अंदर प्लस कर दिया मैंने AB वेक्टर हेड टू टेल रूल से। तो हमें कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, F, जिसका नाम क्या है फिलहाल O। ये मैंने साइड्स के लिहाज से नाम लिखे और अब आप इनके नाम भी लिख सकते हैं कि F वेक्टर OA के बराबर है, OB किसके बराबर है, Fx के, और AB वेक्टर किसके बराबर है, Fy। ये आपने प्रूव कर दिया हेड टू टेल रूल से भी कि हमने एक वेक्टर को उसके सही कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, क्योंकि हेड टू टेल रूल से ऐड होने से रिजल्ट वही आ रहा है। कंपोनेंट्स का मतलब टुकड़े, इसके मार्कर के 2 या 3 टुकड़े किए जाएं, इनको मिलाया जाए तो फिर वही शेप बन जाए, इसका मतलब सही टुकड़े हैं, इसी के टुकड़े हैं, इसके पार्ट्स हैं। गेम भी होती है एक पजल वाली, आप उसके पार्ट्स को मिलाकर एक शेप को पूरा कर देते हैं। इधर भी समझ लें, ये इसका कैप, ये मार्कर, ठीक है। अगर ये इसी के साथ फिट आ जाए तो इसका क्या मतलब है, ये इसका पार्ट है, इसका हिस्सा। सेम मैंने यहाँ पर इस वेक्टर के ये 2 टुकड़े किए, इसकी रेजोल्यूशन की। जब मैंने इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करके देखा तो वाकई Fx और Fy को हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो F बनता है। तो ग्राफिकली ये प्रूव हो गया कि आपके पास ये वेक्टर जो है अपने सही कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गई। अब जिसके कंपोनेंट्स बने हैं, ठीक है, हम उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम, उनका मैग्नीट्यूड। अब देखें एंगल हमेशा बनता है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया जी, थीटा। वही एंगल यहाँ पे होगा आपके पास। अब आपने 8th क्लास में भी, चाहे अभी आपने 9th में तो मैथ में नहीं पढ़ा, लेकिन 8th के मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ी होंगी। राइट ट्राइंगल के केस के अंदर, उर्दू में जिसको कायमतुज़ाविया मुसल्लस कहते हैं, इसके अंदर आपके पास क्या कर सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ करते हैं, जो 6 होती हैं, बेसिकली 3 हैं, साइन कॉस टैन, और 3 उनके रेसिप्रोकल हैं, कोसिकन, सीकन और कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। तो वो इन पे भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये भी राइट ट्राइंगल है, तो इसके ऊपर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन करेंगे क्यों, हमने जो इसके कंपोनेंट बनाए हैं Fx और Fy, ठीक है, हम उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं कि किस फार्मूले से
आप एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस फार्मूले की मदद से आप एफ वाई फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या देखना है कि पहले हमारे पास एंगल ये है थीटा, तो इसके लिहाज से तीनों साइड्स के नाम रखने पड़ेंगे। तो शायद आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन आती हो कि एंगल के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंगल्स के साथ वाली साइड को बोला जाता है बेस, और इंक्लाइंड लाइन को आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब आपको जो तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें से आपने सोच के देख के यूज़ करना है कि एफ एक्स अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो कौन सी रेशियो इस्तेमाल करूँ। अब एफ एक्स आ रही है बेस में, तो कौन कौन सी रेशियो के अंदर बेस आता है। एक तो आता है कॉस के अंदर, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ आता है टैन के अंदर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं कॉस लेता हूँ, मैं कौन सी रेशियो लेता हूँ जी, कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा उसके मुताबिक बेस ओवर हाइपोटेन्यूज अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ये तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखें। बेस आपके पास किसके बराबर है जी, एफ एक्स के, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, एफ के। ठीक है। अब ये एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई। एफ एक्स का क्या फार्मूला बना, एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि एफ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। अब मैंने बोला था कि दो रेशो हैं, कॉस में भी आता है बेस और टैन में भी आता है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है टैन क्यों नहीं यूज़ किया, तो टैन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है तो आपके पास एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाता। ठीक है। तो दोनों ही कंपोनेंट्स थे, दोनों ही कंपोनेंट। हम कहाँ से स्टार्ट हुए, वेक्टर से। वेक्टर से कंपोनेंट बनाए, इसका मतलब वेक्टर नॉन है, कंपोनेंट अननोन है, कंपोनेंट्स का हमें नहीं पता, इसलिए हम वो रेशो नहीं लेंगे जिसमें दोनों ही कंपोनेंट आए। क्योंकि आज हमें कंपोनेंट, आज के टॉपिक से मुराद हमें दोनों कंपोनेंट नहीं पता, वेक्टर ज़रूर पता है। एफ का पता था ना, एफ एक्स का पता है ना, एफ वाई का। हाँ, एक अननोन आ जाएगा तो गुजारा हो जाएगा। एफ नॉन है, एंगल भी हमें पता होगा, जब डायग्राम हमने बनाई है तो हम एफ एक्स फाइंड कर लें। तो इसलिए आप लोगों ने टैन रेशो इसलिए यूज़ नहीं करनी क्योंकि उसके अंदर दोनों ही अननोन। इसी तरह एफ वाई फाइंड करना, ये परपेंडिकुलर है, ये साइन में भी आता है और ये टैन में भी आता है, लेकिन टैन नहीं यूज़ करना। उसकी रीज़न मैंने क्या बता दी, दोनों ही कंपोनेंट है। तो यहाँ पर कौन सी रेशो यूज़ करेंगे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एफ वाई, हाइपोटेन्यूज एफ, एफ डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। ये आप लोगों ने फाइंड कर लिया वाई कंपोनेंट। ये हमारा टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, तो फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, फिर कंपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है। फिर कंपोनेंट्स किस तरह ड्रॉ होते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है। ये मैंने बताया अगर कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को तो उनको रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। फिर हमने एक डायग्राम ड्रॉ करके उसकी मदद से हमने दोनों कंपोनेंट्स के फार्मूले बना लिए। अब हर वेक्टर का यही फार्मूला है, हर वेक्टर का यही फार्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह कोई आपको कहे कि कोई ए वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा, ए कॉज ऑफ थीटा। तो कहे इसका वाई कंपोनेंट निकालें, ए साइन ऑफ थीटा। मैंने शुरू में बताया कि ये फोर्स के लिए हमने फाइंड किया है, लेकिन ये हर वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। यानी एक्स कंपोनेंट का फार्मूला हुआ करेगा आप लोगों के पास ए कॉज ऑफ थीटा, और वाई कंपोनेंट ए वाई का फार्मूला होगा ए साइन ऑफ थीटा। अब दूसरा इसका सब टॉपिक है जो कि बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल। ठीक है। रेसिप्रोकल कह लेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो इसका रिवर्स है।
आप लोगों के पास जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो इसका रिवर्स है, यानी रिवर्स का मतलब क्या, इसमें था एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, और नेक्स्ट में क्या होगा कि हम कंपोनेंट से वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सी है। नेचुरल लाइफ के अंदर भी अगर एक होल बॉडी को आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर आप मैथ के लिहाज से बात करें तो इसका इकट्ठा मैथ और इन दोनों के अलग अलग मैथ जो हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए ऐड करने के बाद। इसी तरह कोई एक बॉक्स के अंदर आपके पास बॉल्स हैं दो डिफरेंट कलर की, तो टोटल की काउंटिंग या टोटल की तादाद अगर 10 है तो अलग अलग काउंट भी करके उनको ऐड करें तो उनकी तादाद क्या होगी, बराबर ही होगी। तो सेम इसी तरह पहले हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया और अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट से वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर या फोर्स कह सकते हैं, फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर ड्रॉ करना। सेम वही हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो अभी अभी यहाँ से रेस की हमने, एक्स वाई सिस्टम, एक वेक्टर एफ, ओ एस को नाम दिया, इसका प्रोजेक्शन जो जहाँ पे गिराएंगे उसका नाम एफ एक्स, इसको बी नाम दे देते हैं। और वो जो इधर वेक्टर बनना है अभी मैंने समझाया था, पैरेलल शिफ्ट करके उसको इधर लिए हैं तो वो क्या बनेगा, एफ वाई। ठीक है, तो सेम पहले डायग्राम जो इधर से मैंने वो बल्कि जो स्टेप किए हैं कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक पहले हेड टू टेल रूल से चेक करें, हेड टू टेल रूल। ठीक है, मैंने मिसालें दो दी कि आपके पास बॉल्स हैं, अलग अलग कलर वाली भी काउंट करें तो वही तादाद होगी जो आप बगैर कलर को नोट किए हुए जो है वो बॉल्स को काउंट करेंगे तो टोटल तादाद उस बॉक्स में सेम रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह इसके अब कंपोनेंट से हमने वेक्टर बनाना है तो ऐड करें हेड टू टेल रूल से, ओ बी में ओ ए ऐड करें, ओ बी का हेड और ए बी का टेल, तो हेड टू टेल रूल से ओ बी प्लस ए बी, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनता है, ओ ए। अब ये थे लाइंस के साइड्स के लिहाज से कह लें, या सिंबल दूसरे थे, ओ ए बी की फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में लिखना है तो ये एफ इज इक्वल टू एफ एक्स है ओ बी का नाम, प्लस ए बी का नाम है एफ वाई। तो फिर हमारे पास हेड टू टेल रूल से प्रूव हो गया कि आपके पास जो है कंपोनेंट्स मिलकर भी एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है सेम उस तरह। ठीक है, राइट ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी। अब आपके पास क्या करना है, ये दो साइड्स मालूम है आपको, ये दो साइड्स मालूम है, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो राइट ट्राइंगल के अंदर कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। कि राइट ट्राइंगल के अंदर अननोन साइड फाइंड करनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है आपके पास कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें देखें हाइपोटेनस क्या होगा, ये वाली साइड ओ ए, ये ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर f की फॉर्म में लिखें, ये f का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास f y का स्क्वायर बन गया यहाँ में, ये आपके पास f x का स्क्वायर। अब आप f फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है,
आप क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे, स्केयर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, इधर स्केयर और स्केयर रूट कट गया, तो आपके पास क्या फार्मूला बन गया, एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई। ऑर्डर में लिख दिया मैंने साथ, ठीक है। तो ये आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। किस चीज़ का फार्मूला है, ठीक है। ये जो हम कंपोनेंट्स की मदद से, इन दो कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर फाइंड कर रहे थे, उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब कोई भी वेक्टर जो होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन किस तरह निकलेगी, हम ऐसी रेशो अब यूज़ करेंगे जिसमें दोनों नॉन हो। रेशो में दो साइड्स होती हैं, ये देखें, बेस ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ऐसी रेशो इस्तेमाल करनी है जिसमें दोनों ही साइड्स क्या हो, आपको मालूम हो, नॉन होनी चाहिए। पहले देख लें दोनों मालूम कौन सी हैं, एफ एक्स भी मालूम है, एफ वाई भी मालूम है, एफ नहीं मालूम। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और क्या आए, बेस आए, इसमें परपेंडिकुलर और बेस आए। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सी रेशो है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है जी, एफ वाई, और बेस क्या है जी, एफ एक्स। एंगल फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये दूसरा टॉपिक था आपके पास कि हम कंपोनेंट्स की मदद से भी एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, उसका ये फार्मूला। मैंने कहा वेक्टर बार बार बोलूँ, फोर्स के साथ फिक्स नहीं है। अगर ए वेक्टर हो तो क्या फार्मूला होगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह अगर वेक्टर ए हो तो उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वेक्टर बोल रहा हूँ बार बार। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ठीक है। तो आज हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफ़िज़।